प्रेजेंटेशन दीजिए। नमस्ते, पोरवाल जी भी एक बड़े नमस्कार सर। स्तंभ हैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सभी सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जूम मीटिंग के, उनका सबका स्वागत है। और जैसे प्राथमिक चर्चा हो चुकी है, तो एक बेसिक चीज जो है वो तो हमारे सबके ध्यान में आ चुकी है। मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हमारी योजना लॉन्च हुई है, ये हमने जुलाई में लॉन्च की थी और बड़े प्रयासों के बाद जो है लॉन्च हो पाई थी। उसका जो है प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा, तो उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे और बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी समझ पाएंगे कि योजना एक्चुअल में क्या करती है ना सर। जी तो मेरे ख्याल से दिख रही है सर, ये प्रेजेंटेशन मेरा दिख रहा है जी सब, जी, बिल्कुल दिख रहा है। है ना सर। तो इसको ये, फुल स्क्रीन कर लें। और हाँ सर, ये एक्चुअल में सर वो फॉन्ट वाले दिक्कत के कारण ये पीडीएफ फॉर्म में है एक्चुअल, कोई बात नहीं इसीलिए थोड़ा सा। जी, अच्छा दिख रहा है। आपने काफी मेहनत करी है, हाँ उसको हिंदी में तैयार किया है। हाँ, हिंदी में सर, हमारे कृषक भाई क्योंकि हिंदी ज्यादा समझ पाते जी हैं, जी जी तो इसीलिए थोड़ा सा ये है। जी तो ये जैसे कि चर्चा हो चुकी है कि जैसे कि कृषकों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, या एक साथ फसल आ जाती है तो उसके कारण जो है वो मूल्य गिर जाता है, मार्केट में रेट कम मिलते हैं। तो एक तो ये सोच है कि यदि उनका प्राथमिक प्रसंस्करण कर दिया जाए, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उनमें जो है मूल्य संवर्धन हो जाता है, मतलब उसका ज्यादा मूल्य प्राप्त हो जाता है। और दूसरा सोच हमारा ये था कि ग्रामीण युवा जो हैं, जो अपने गांव में हैं और कृषि से थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका सोच ये है कि कुछ अलग भी मेरे को करना है, तो और रोजगार के अवसर उनके पास है नहीं, तो कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है उनके लिए बहुत एक अभिनव योजना साबित हो सकती है, जिससे उनका पलायन भी जो है शहरों में हो रहा है वो रुकेगा, और ग्रामीण अंचल में कृषि क्षेत्र में जो होगा तो कृषि का विकास भी होगा और वो अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये मूल उद्देश्य है, इनको ध्यान में रखते हुए जो है हमने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर या प्राथमिक प्रसंस्करण की जो केंद्र है उनमें उसकी परिकल्पना की है, जिसमें हम जिसमें जिसके पास जो सेंटर खोलेगा वो मशीनें किराए से उपलब्ध लोगों को कराएगा, कृषकों को उपलब्ध कराएगा, उनकी जो उपज है उसकी ग्रेडिंग और क्लीनिंग वगैरह करेगा, और भी दूसरे जो मशीनें होंगी उनसे जो है सेवाएं देगा, और इस तरीके से जो है उनको भी लाभान्वित करेगा और खुद भी लाभ प्राप्त कर सकेगा। अब इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं, तो पात्रता के लिए ऐसा है कि या तो व्यक्तिगत जो है कोई भी इस केंद्र को ले सकता है, यदि पंजीकृत कृषक समूह है तो वो भी इस पे आवेदन कर सकते हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो तीनों जो हैं पात्र हैं। इसमें उम्र का एक बंधन है कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत श्रेणी के जो आवेदक हैं उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं हो और 40 से अधिक नहीं हो। ये बंधन जो है पंजीकृत कृषक समूह और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के लिए नहीं है। फिर इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का एक रखा हुआ है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये भी व्यक्तिगत समूह के लिए, व्यक्तिगत जो आवेदक हैं उनके लिए है। पंजीकृत कृषक समूह है, एफपीओ हैं, उनके लिए ये बाध्यता लागू नहीं है। फिर एक ही परिवार में या एक ही संस्था है, एक ही समूह है, तो उनको एक ही जो है केंद्र दिया जा सकेगा, वो एक से ज्यादा केंद्र के लिए पात्र नहीं होंगे। ये इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग लाभान्वित कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर सके। प्रत्येक केंद्र जो है वो न्यूनतम उसमें 10 लाख और अधिकतम 25 लाख तक की मशीनें जो हितग्राही है वो रख सकेगा, और उनसे ही वो केंद्र चलाएगा। ये 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की ये हमारी सीमा हमने बांधी हुई है। और इसमें जहां तक ये अनुदान का है, तो जो मशीनें वो रख रहे हैं केंद्र में, उनकी लागत जो है उसका 40% और अधिकतम 10 लाख तक का, यदि 25 लाख का वो केंद्र स्थापित करता है
तो उसमें 40% अधिकतम सीमा 10 लाख होगी। और इसकी गणना जो है वो हमारी SMM स्कीम होती है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसमें जो व्यक्तिगत पृथक पृथक मशीनों के लिए जो सीमाएं दी हुई है उससे हम गणना करते हैं। तो ये फर्क भी आता है थोड़ा सा, क्योंकि ये 40% के हिसाब से हमने ये गणना ये की है, लेकिन वास्तविक गणना जो है वो जो मशीन ली है उस पे सब्सिडी कितनी दे है उस योजना में, उसकी सीमा के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने FPOs वगैरह को और जो पंजीकृत कृषक समूह हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए जो है जिले में उनके एक केंद्र तक की एक प्राथमिकता दी हुई है। जो टारगेट हमारे होते हैं, लक्ष्य जो हम जारी करते हैं उसका 30% अधिकतम एक केंद्र तक, तो एक केंद्र तक हम उनको FPOs वगैरह को देते हैं। और उसके बाद जो है वो जो व्यक्तिगत श्रेणी है वो सब है वो भी ले सकते हैं। जैसा ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो अनुदान की गणना जो है, अनुदान की गणना जो है वो हमारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना है, तो उस पे जो यंत्रों के देय अनुदान की सीमाएं हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। ये थोड़ा समझने की जरूरत है ना। अच्छा, इसमें अब फोकस ठीक है ना सर? थोड़ा सा नीचे कर लें आप, अभी चेहरा छुप गया है। हाँ जी, अब ठीक बेहतर। ठीक है सर जी, बढ़िया। तो ये इसमें इस योजना में जो है अनुदान वो केवल मशीनों की लागत पे है, और इसके अलावा जैसे उसके रख रखाव का है, शेड निर्माण का है, स्थापना वगैरह में जो खर्चे होते हैं या बीमा वगैरह कराना होता है, तो उसकी गणना उसके लिए जो है वो व्यवस्था हितग्राही को स्वयं को करनी होती है। इसमें योजना में अनुदान नहीं दिया जाता है, तो केवल मशीनों की लागत पर अनुदान है हमारा। अब ये इसमें कैसे स्थापित करेंगे, तो एक इकाई में क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट जो है वो कंपलसरी रखना है, मैंडेटरी है। उसमें आपका डी स्टोनर, ग्रेविटी सेपरेटर, ग्रेडियंट सेपरेटर ये सम्मिलित होना आवश्यक है। ये क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट इसलिए रखा है क्योंकि सभी फसलों में क्लीनिंग ग्रेडिंग वगैरह करने के लिए एक बहुत आवश्यक ये मशीन है और इसका होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको कंपलसरी किया हुआ है। इसके अलावा जो है दूसरी मशीनें भी जो ऐच्छिक हैं, जो अलाउ हमने की है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट की न्यूनतम क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटे की होना आवश्यक है। उससे 500 या 500 से ऊपर जो क्षमता है उसी क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट को हम जो है इसमें सम्मिलित करते हैं। ये अन्य मशीनों को भी रखा जा सकता है, मैं आगे उसकी सूची आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा कौन कौन सी मशीन है हम और भी रख सकते हैं। ये जो मशीनें रख सकते हैं उनमें या जो क्रय किया जा सकता है उस केंद्र के लिए, वो भारत सरकार के जो अधिकृत टेस्टिंग संस्थान हैं उनसे टेस्टेड होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ डायरेक्टेड में वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये हम लोग ने इसीलिए किया हुआ है कि एक तो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि वो टेस्टिंग उसमें मैंडेटरी है, जो टेस्टेड मशीन नहीं है वो योजनाओं के अंतर्गत नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ पंजीयन होने से हमारा उन पर कंट्रोल रहता है कि कृषकों को बाद में आफ्टर सेल्स सर्विस वगैरह की जो है प्रॉब्लम नहीं जाए, या और तरीके की दिक्कतें जो है उनसे किसानों को बचाया जा सके। और ये ICAR के जो निर्धारित मापदंड हैं उनकी पूर्ति करना जो है वो उन मशीन को आवश्यक होगा, तभी वो इस योजना अंतर्गत हम दे पाएंगे। अब जैसे क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट के अलावा क्या मशीनें रख सकते हैं वो 25 लाख में, जैसे मिनी राइस मिल है, मिनी दाल मिल है, ऑयल एक्सट्रैक्टर है, मिलेट प्रसंस्करण प्लांट है, मल्टी कमोडिटी फ्लोर मिल है या दलिया मिल है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, और सहायक मशीनरी, पैकिंग मशीनरी है, सीलिंग यूनिटें हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें जो है जो लड़कों को समझ में ऐसा लग सकता है कि कौन सी मशीन हम रखेंगे, तो आपके क्षेत्र में जिस मशीन की आवश्यकता हो, उस क्षेत्र में जो फसल हो रही हो, वो मशीनें आप जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। वो मशीनें टेस्टेड होना चाहिए और हमारे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये खास ध्यान रखना जरूरी है इसमें।
अब ये देय अनुदान जो है, इन पे कितना कितना अनुदान देय है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मशीन के ऊपर जो अधिकतम अनुदान देय है वो जो है उससे उसकी गणना होगी और योजना अंतर्गत 40% के हिसाब से होगी, अधिकतम सीमा योजना के जो गाइडलाइन के हिसाब से उससे। तो क्लीनर कम ग्रेडर है, डी स्टोनर है, ग्रेविटी सेपरेटर, ग्रेडियंट सेपरेटर है, इनमें 40% और अधिकतम जो है 80,000 रुपए तक की जो है सब्सिडी अनुदान जो है वो देय होता है। इसी तरीके से राइस मिल हम लें तो उसमें 40% अधिकतम राशि जो है 1,60,000 तक ही अनुदान देय होगा। ऑयल एक्सट्रैक्टर में 40% अधिकतम राशि रुपए 1,20,000 तक का ही अनुदान देय होता है और दाल मिल में 40% अधिकतम राशि रुपए 1,00,000 का अनुदान देय होता है। तो ये जो है ये हमारे अनुदान की सीमाएं हैं जो हमारी योजना अंतर्गत देय है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना भी संचालित है विगत 1 साल से, और इसके अंतर्गत भी जो है वो कार्रवाई चालू है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी जो कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर वाली स्कीम है उसको हम इस AIF स्कीम के साथ जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों योजनाओं का फायदा इकट्ठा मिल सकता है आपको। तो उसका जो फायदा मैंने बताया था वो तो 40% अनुदान आपको मिलेगा, और इस योजना के अंतर्गत AIF के अंतर्गत जो है जो स्वीकृत होंगे प्रोजेक्ट उनको 3% की दर से ब्याज अनुदान भी मिलता है। मतलब जो कुल ब्याज उनका लगता है उस पे 3% का माइनस हो जाता है, उतनी छूट मिल जाती है। और जो कोलेट्रल हमको देना होता है, जो हितग्राही को कोलेट्रल देना होता है बैंक में, तो जो CGTMSE के अंतर्गत जो है वो भारत सरकार उस प्रोजेक्ट की गारंटी स्वयं लेती है। तो ये कोलेट्रल भी जो है वो हितग्राहियों को नहीं देना होता है। तो ये 2 अतिरिक्त फायदे जो है वो किसानों को हमारी योजना में साथ में AIF के साथ समन्वय जब हम करते हैं तो मिल जाते हैं, है ना। तो ये एक अतिरिक्त फायदे जो है 2 होते हैं, इससे आपका प्रोजेक्ट बहुत वायबल हो जाता है और जो हितग्राहियों पे लोड है वो बहुत कम हो जाता है। अब हमारी स्कीम में जो है जो कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर वाली है उसमें जो है वो तो आवेदन आपको हमारे पोर्टल पे करना होता है, विज्ञापन जारी करते हैं और उसके बाद आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उसमें भारत सरकार का एक पोर्टल अलग से बना हुआ है, तो वही प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी आवेदन किया जाता है और वो भारत सरकार की पूरी टीम लगी है उसमें। और वो शुरुआत में तो आधा 1 घंटे में ही वो स्वीकृत कर देते थे, और अब शायद 1 दिन या 1.5 दिन के अंतर से वो स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और वो जो प्रोजेक्ट है वो सीधे संबंधित बैंक की शाखा में चला जाता है और वहां फिर प्रोसेस होता है। तो ये बहुत आसान है और इस तरीके से ये दोनों योजनाओं का फायदा जो है हम ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो है हमारा योजना है और उसके जो दिशा निर्देश थे, जो अनुदान देय था, वो सब ये बातें थी और ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और कोई भी यदि क्वेरीज होगी तो अभी आगे का सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। जी।